चलो फिर अपन पहले लेक्चर में देख चुके अपना पीसीटी, मतलब ना अभी देखेंगे अपन पीसीटी। और अभी अपना चल रहा था रीनल फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, अब अपने को पीसीटी पढ़ना है। ठीक है, पीसीटी में पढ़ना है। अब तक हम लोग ने ये सब देख लिया, ओवरव्यू, ब्लड फ्लो, और अपना क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद अपना सब नेट फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर वगैरह सब देख लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब एक बार छोटी सी समरी भी ले लेते हैं अपनी खुद की हाथ की नोट से। ठीक है, तो समरी में देखो क्या है अपने पास। सबसे पहली चीज़ तो है, हम लोग पढ़ रहे थे ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर देख लो, ये पूरा अपना ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ग्लोमेरुलस में होता क्या क्या है। सबसे ऊपर होता है एंडोथीलियल सेल्स, ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये सारे एंडोथीलियल सेल्स है जिसमें फेनेस्ट्रेशन होते हैं, जो ये है। ठीक है, फेनेस्ट्रेशन देख लो, ये फेनेस्ट्रेशन होगा जिसके साइज़ के बेसिस पे फिल्ट्रेशन होता है 500 से 100 नैनोमीटर पर, 50 से 100 नैनोमीटर में। ठीक है, जैसे कि अपना ये पार्टिकल्स H2O, H+ और अपना प्रोटीन्स वगैरह सब निकल नीचे आ जाते हैं इससे फिल्टर होके। ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं रहते। अब दूसरी चीज़ हो जाती है अपने चार्ज के बेसिस पे। तो चार्ज के बेसिस पे ना अपने पास ये क्या बोलते हैं, ये जो इसके नीचे दिख रही है, ये लाइनिंग एंडोथीलियल के नीचे, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में अपने पास होता है एंडोथीलियल, ऊपर वाली लाइनिंग हो गई। फिर उसके नीचे होता है टाइप 4 कोलेजन। ठीक है, टाइप 4 कोलेजन हेपेरिन रिच सरफेस होता है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है तो वो जैसे कि अपना फिब्रोनोजिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, आईजी बॉडीज़ हो गई, ये सब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जो कि इससे रिपेल होते हैं। अब रिपेल होंगे तो ये जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स में ही रहेंगे, ये अपना क्या बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। ठीक है, चार्ज के बाद ये फिर ये दो लेयर में होते हैं, जैसे ऊपर और नीचे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद पोडोसाइट सेल्स होते हैं। पोडोसाइट सेल्स क्या है, ये वाले जो बनाया हूँ ना मैं, ये होते हैं पोडोसाइट सेल्स। अब ये जो पोडोसाइट सेल्स है इसके बीच में गैप होता है, और ये गैप के बीच में होता है अपना नेफ्रिन प्रोटीन। ठीक है, ये जो बना है ना ऐसे शेप का, लाइक ये नेफ्रिन प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब नेफ्रिन प्रोटीन के ऊपर होता है एक अपना स्लिट जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लिट, और जो नेफ्रिन प्रोटीन से बनता है उसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक स्लिट। ठीक है, दो स्लिट होते हैं अपने पास। अब जो अपने पास ऊपर वाला स्लिट है जो दो पोडोसाइट्स के बीच में है, ठीक है, उससे फिल्टर होता है अपना कितने साइज़ का पार्टिकल, 25 से 30। ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लिट से 25 से 30 जो साइज़ का पार्टिकल होगा वो आएगा, बाकी का ऊपर वापस ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगा। 50 से 100 हो गए, फिर 100 के बाद चार्ज पे आए। अब चार्ज के बाद ये साइज़ के पार्टिकल अपन फ़िल्टर कर लिए। ठीक है, फ़िल्टर करने के बाद अब अपने पास यहाँ पर आता है नेफ्रिन प्रोटीन। नेफ्रिन प्रोटीन भी फिर फिल्ट्रेशन देता है 7 से 9 नैनोमीटर के पार्टिकल को। ठीक है, तो जो अपने बोमेंस कैप्सूल में फ़िल्टर आया ना, उसके पार्टिकल्स के साइज़ होंगे 7 से 9 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसके नीचे आ जाएगा अपना क्या बोलते हैं पीसीटी में। ठीक है, जो अपन अभी पढ़ेंगे। अब मान के चलो कि भाई यहाँ पर कोई पार्टिकल अटक गया, ठीक है, नेफ्रिन प्रोटीन में। तो ये अपने पास होते हैं मिजेंजियल सेल्स, यहाँ पर जो बने हुए ना अपने इंटरस्टिशियल स्पेस में, इसको बोलते हैं मिजेंजियल सेल्स। ठीक है, ये मिजेंजियल सेल्स क्या करते हैं, फैगो मतलब बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि अपना कोई भी आलतू फालतू पार्टिकल ना फंस जाए उसको खा जाते हैं। ठीक है, फैगोसाइटोसिस। और ये मेसेंजियल सेल्स एसोसिएटेड होते हैं अपना कि मैक्यूलर डेंसा से। ये मेसेंजियल सेल्स है, ये ऐसे होते हैं जैसे मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है, फिर यहाँ पर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये अपना मेसेंजियल सेल, ये मेसेंजियल सेल, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर, और ये मैक्यूलर डेंसा, ये दोनों एसोसिएटेड होते हैं। और यहाँ पर कोई भी पार्टिकल फंसता है तो फिर ये अपना मैक्रोफेज स्टार्ट कर देते हैं, और मैक्रोफेज स्टार्ट करता है तो फिर वहाँ पर जे सेल्स भी थोड़े बहुत एक्टिवेट होते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है। ठीक है, अब इतना अपन पढ़ लिए थे। अब इसके बाद जीएफआर में थोड़ा देख लेंगे। तो जीएफआर में होता है कि भाई फिल्ट्रेशन पर टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, रेट होता है बेसिकली जीएफआर। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कि अपने 125 ml पर मिनट होता है। अब अपने एफरेंट आर्टरी में 1200 ml ब्लड आया नीचे, इसमें से ये वाले जो पार्ट है इधर जो अपना ग्लोमेरुलस बनता है उसमें 625 ml ब्लड आता है, बाकी के एफरेंट आर्ट्रियोल से निकल जाता है 575। ठीक है, 575 में से सिर्फ जो इधर आता है ना वो 125 ml ब्लड होता है। ठीक है, 125 20% ब्लड इधर आता है इसमें, जो कि आगे क्या बोलते हैं कंटिन्यू होता है। ठीक है, इसमें भी रीएब्जॉर्प्शन, ये 20% है ना ब्लड भी नहीं होता है इसमें, क्योंकि ब्लड पार्टिकल तो सारे निकल गए ना अपने यहाँ पर,
500 से 100 नैनोमीटर की अपने ब्लड पार्टिकल से जितने भी ब्लड कंपोनेंट है, WBC, RBC, फिब्रिनोजन, ये सब जो अपन निकाल दिए, तो यहाँ ब्लड आता ही नहीं है। यहाँ पर आता है ये सब अपने आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लैक्टेट वगैरह, ये सब यहाँ पर आता है। यहाँ ब्लड होता ही नहीं है, क्या बोलते हैं अपना PCT में, समझा। अब इसके बाद ये सब वॉल्यूम पढ़ लिया अपन। अब इसके बाद अपने पास प्रेशर्स थे कुछ, जैसे कि देखो, ये अपना पहला प्रेशर था GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, जो कि अपने जो भी पार्टिकल्स है, अपना जो फ्लूइड है उसको बोमेंस कैप्सूल में पुश करता है, ठीक है, ब्लड वेसल से बाहर करता है। फिर इसके बाद अपने पास COP आता है, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है, जो कि अपने ब्लड जो भी पार्टिकल्स है उसको ब्लड वेसल में रखना चाहता है। और CHP भी हो गया, जो कि ब्लड पार्टिकल्स को अपने ब्लड वेसल में रोकता है। ये दोनों ब्लड वेसल में मतलब चाहते हैं कि भाई ब्लड वेसल में से बोमेंस कैप्सूल में चीज़ें ना जाए, और ये चाहता है कि ब्लड वेसल में से बोमेंस कैप्सूल में चीज़ आए। तो इसको अगर कैलकुलेट करते तो अपना 10 mmHg आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई अफेक्टिंग ऑफ GFR, तो दो थे, सरफेस एरिया परमेबिलिटी जिसके क्लिनिकल फिजियोलॉजी थी, ये अपने डायबिटीज़, नेफ्रोपैथी और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। और फिर अफेक्टिंग बाय GHP, जो कि डायरेक्टली ब्लड प्रेशर से था। प्रोटीन वाला कम ज़्यादा हुआ तो मल्टीपल मायलोमा, कम हुआ तो डायरिया। और दूसरी चीज़ CHP में अगर एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग लाइक यूरिक एसिड और कोई भी रीनल कैलकुले अगर एक्यूमुलेट हो गया, तो उसकी वजह से होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है, डाइंग ऑफ किडनी या डाइंग ऑफ नेफ्रॉन बेसिकली। अब आते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पे आज के, PCT, ठीक है। PCT में ना दो फंक्शन होते हैं। पहला होता है अपना क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है अपने को, ठीक है। अब ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन में ना चीज़ें अपना क्या बोलते हैं, ये जो PCT में जो चीज़ें आई हैं, PCT से ब्लड वेसल में चीज़ें जाएगी, ठीक है। और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में अपना ब्लड वेसल से या फिर इंटरस्टिशियल सेल से चीज़ें PCT में आएगी, ठीक है। मतलब ट्यूबुलर सिक्रीशन एक्सक्रीशन करवाता है और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट इधर ही पढ़ते हैं अपन, ठीक है, इसमें ही पढ़ लेते हैं। इसमें देखो, पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं। ये अपनी ब्लड वेसल्स है, ये अपनी एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद यहाँ पर अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह, पोडोसाइट सेल्स, ये सब है। इसके बाद यहाँ पर आ गया बोमेंस कैप्सूल। यहाँ तक के होता है फिल्ट्रेशन, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन, जो कि कैरी आउट होता है अपना ग्लोमेरुलस कैप्सूल में और बोमेंस कैप्सूल में, बेसिकली ग्लोमेरुलस में और बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। अब दूसरा स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये पूरा कैरी आउट होता है अपना PCT में, लूप ऑफ हेनले में, DCT में और अपना क्या बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। इसमें से भी है ना, जैसे समझ लो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर होता है यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बाकी यहाँ पर होता है रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पर भी होता है रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पर भी होता है रीएब्जॉर्प्शन। इसमें अपने पास वो भी होता है, क्या बोलते हैं, केमिकल सिक्रीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब इधर आते हैं वापस से, ठीक है। तो यहाँ तक का अपना हो गया क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर होगा रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। ये अपनी जब लाइनिंग है ना, ये PCT है, ठीक है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स है, ठीक है। अब यहाँ ना इंटरस्टिशियल सेल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले अपन पकड़ते हैं सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम।
अब बेसिकली जो बेसिक होता है उसमें होता है भाई पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है, सेल के बाहर कम होता है, ठीक है। अब अपने को ना सिक्रीशन रीएब्जॉर्प्शन करवाना चीज़ होगा, तो अपन क्या करते हैं, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है मोस्टली। तो अपन 3 सोडियम बाहर फेंकते हैं और 2 पोटेशियम अंदर लेते हैं, ठीक है। ये वाली यहाँ ये साइड है ना, जितने भी पोटेशियम सोडियम पंप, यहाँ से 3 सोडियम बाहर फेंकेंगे, 2 सोडियम अंदर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ चैनल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज चैनल, ठीक है। अब ये जो सोडियम ग्लूकोज चैनल होता है ना, ये अपने पास सोडियम अंदर लेता है और सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज भी अंदर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब सोडियम अंदर आया ना, ये पीसीटी से सोडियम अंदर आया तो ग्लूकोज भी अंदर आया, तो कितना आता है ग्लूकोज अंदर पता है, 100%। अब ग्लूकोज के साथ साथ अमाइनो एसिड और अपने लैक्टेट भी अंदर आ जाते हैं। अब ये जो पूरा काम हो ना, ये होता है एक्टिव प्रोसेस, इसमें एटीपी यूज़ होती है, पंप यूज़ होता है और ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। जो अगर एक के सहारे दूसरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अपना एक चीज़ हो गया, यहाँ लिख लेते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ लिया, पहली चीज़ सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज़्म, ठीक है, मैकेनिज़्म जिसकी हेल्प से हुआ अपना ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लैक्टेट का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये हुआ, कितना परसेंट हुआ, ग्लूकोज हो गया अपना 100%, ये सारी चीज़ें 100% हो जाती है, ठीक है। ये जो अपना सोडियम है ना, सोडियम यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है सिर्फ 65%। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। अब उनने एक चीज़ तो पढ़े कि नमक के पीछे पानी जाता है, जहाँ सॉल्ट होगा वहाँ वाटर भी होगा, खींचा चले जाता है, ठीक है। तो इसमें होता है फिर दूसरी चीज़ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जैसे सोडियम गया सेल्स से अपना पीसीटी से सेल्स में, ठीक है। अपनी जो पीसीटी वाली ट्रैक थी वहाँ से सेल्स में गया, ठीक है। फिर सेल्स से ये ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, वासा रेक्टा वगैरह में, ठीक है। तो ये जो गया ना, इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। वैसे भी इसको नाम नहीं देते, पर ये होता है, बेसिक है, मतलब समझने वाली चीज़ है, ठीक है। ये होता है ऑब्लिगेट, जैसे नमक जाएगा तो पानी जाएगा ही जाएगा, ऑब्लिगेट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑब्लिगेटरी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें 65% पानी भी रीअब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब अपन दूसरी चीज़ देखते हैं, अपना क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन देख रहे हैं अपन, ठीक है। अपन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सक्रीट करते हैं, तो समझ, अभी ले ले अपना ये एक सेल है, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। यहाँ अपने ब्लड से आता है, क्या बोलते हैं अपना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अपने ब्लड से सेल्स में आया, सेल्स में पानी होती है, वो पानी से रिएक्ट किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज उस पर रिएक्ट किया, अपना बना H2CO3। H2CO3 में से H+ और यहाँ का जो क्या कहते हैं, यहाँ से अपना क्या बोलते हैं, पीसीटी से ग्लोमेरुलस से अपना HCO3 आता है, ठीक है। HCO3 और ये जो अपन ने यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज से H+ निकाले, वो ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों जमा हो जाते हैं, तो जो अपन ने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करा के कार्बोनिक एनहाइड्रेज से ये कंपाउंड बनाकर इसको यहाँ पर कार्बोनेट आयन बनाकर यहाँ डाले, तो ये जब H+ से रिएक्ट करता है तो अपना CO2 और H2O बनकर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं ना CO2 एक्सक्रीशन में कि भाई लंग्स के अलावा और कहाँ कहाँ से CO2 एक्सक्रीट होता है, तो ये रीनल में भी एक्सक्रीशन होता है CO2 का, ठीक है। इसको भी अपन लिख लेते हैं, CO2 एक्सक्रीशन। थर्ड चीज़ है CO2 एक्सक्रीशन। कैसे हुआ, सबसे पहले अपन ने CO2 उठाया ब्लड वेसल्स में से, ठीक है। फिर उस सेल्स के पानी के साथ रिएक्ट किया, ये दोनों का रिएक्शन हुआ किसके कैटलिस्ट में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बना दिया H2CO3। फिर इससे अपने को मिला H+ आयन प्लस HCO3, ठीक है। कि जो H+ आयन है
ये आता है पीसीटी के अंदर, ठीक है। पीसीटी में आने के बाद ये H+ रिएक्ट करता है, जो कि पहले से पीसीटी में अपने हैं HCO3 आयंस, ठीक है। ये रिएक्ट करके वापस से बना देता है CO2 + H2O। ये दोनों सिक्रीट हो जाते हैं, वाटर कभी कभी रीएब्जॉर्ब हो जाता है स्ट्रेस कंडीशन में जब ADHD रिएक्ट करता है तो, ठीक है। 3 चीज़ पढ़ ली अपन ने। अब चौथी चीज़ है अपने पास, क्या बोलते हैं अपना, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम, ये 3 चीज़, ठीक है। तीनों आयन्स का रीअब्जॉर्प्शन पढ़ना है, ठीक है। तो जो तीनों आयन है ना, ये रीअब्जॉर्ब होते हैं डायरेक्टली। ये देखिए जो स्पेस है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स के स्पेस, ठीक है, इनमें से डायरेक्टली तीनों चीज़ ब्लड वेसल्स में चले जाती है, ठीक है। कितनी कितनी परसेंट जाती है? सोडियम 50% जाता है, क्लोराइड 50% है, सोडियम 55%, क्लोराइड 50%। और ये दोनों है ना, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, पर ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ है इसको बोलते हैं पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसको अभी लिख लेते हैं अपन। फोर्थ हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और अपना क्या था, क्लोराइड आयन रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये होता है पैरा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास जो क्या बोलते हैं क्लोराइड आयन है ना, इस इम्पोर्ट से भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट रीअब्जॉर्प्शन ही बोलते हैं इसको भी। जैसे अपना सोडियम बाहर गया ना, तो क्लोराइड भी उसके साथ बाहर जाएगा और रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपना ग्लूकोज होता था ना, सेम वैसी, पर ये सिम्पोर्ट में चलता है क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए सोडियम जाता है तो इसको भी खींच कर ले आता है, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास छठी चीज़ आती है लिपिड और यूरिया, जो कि डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे अपना ये आयंस रीअब्जॉर्ब हुए ना, ये भी डायरेक्टली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब मेन मैकेनिज्म पे आते हैं, इंसुलिन और हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये भी टूटते हैं तो कैसे रीअब्जॉर्ब होते हैं या कैसे एक्सक्रीट, बेसिकली एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। मैं बता दो कैसे एक्सक्रीट होते हैं। कुछ चीज़ें एक्सक्रीट हो जाती है, कुछ चीज़ें अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, समझे। अभी फॉर एग्जांपल ले ले अपना, क्या बोलते हैं, यहाँ पर आ जाए थे, इधर रिसेप्टर्स नहीं बनाया हो ना, मैं इधर ही बनाया हूँ, दूसरे वाले पेज पे हुआ है। यहाँ पे ग्लूटामिन सिक्रीशन है, लोपाफेन है, ठीक है। इधर ही बना के दिखा दूँगा। चलो मान लो कि अपने ये सेल्स के ऊपर है ना रिसेप्टर्स है, ठीक है, जो कि रिएक्ट करते हैं। अगर समझ लो इंसुलिन अपने को अगर इसमें डिटेक्ट हुआ ना, तो ये रिसेप्टर्स रिएक्ट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये इंसुलिन को पकड़ कर, देखो यहाँ बनाया हूँ मैंने रिएक्टर, ठीक है। ये रिएक्टर एक्टिवेट होते हैं, फिर इंसुलिन या हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको एंडोसाइटोसिस करते हैं। एंडोसाइटोसिस यहाँ पर, एंडोसाइटोसिस मतलब उसको एनगल्फ करते हैं। एनगल्फ करने का लाइजोजाइमिक या लाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और वेसिकल्स बनाते हैं। समझ लो यहाँ से अपना वो क्या बोलते हैं रिसेप्टर आया, यहाँ पे वेसिकल्स बनाया, फिर उसके बाद लाइजोजाइमिक साइकिल्स हुई। फिर लाइजोजाइमिक साइकिल होने के बाद उसने एक वेसिकल बनाया और ये वेसिकल जाके अटैच हो जाता है ये अपना डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में। और ये वेसिकल्स में ब्रेक डाउन होकर क्या मिलता है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इंसुलिन की भी प्रोटीन हार्मोन है, तो अमाइनो एसिड्स मिलेगा, समझा। तो यहाँ अपन ने पढ़ लिया इंसुलिन रीअब्जॉर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये भी लिख देता हूँ। इंसुलिन reabsorption in the form of amino acids by स्टेप्स लिख देते हैं इसका। पहला रिसेप्टर से एक्टिवेट होगा, ठीक है। दूसरा रिसेप्टर से एक्टिवेट होने के बाद एंडोसाइटोसिस होगा, ठीक है। तीसरा एंडोसाइटोसिस होने के बाद लाइजोजाइमिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। चौथा वेसिकल फॉर्म होगा, ठीक है। और ये वेसिकल जाकर अटैच होएगा, मतलब ये पोरिन बनाएगा, जैसे ये समझ लो ये वेसिकल है, ये पोरिन बनाया है, ये ब्लड वेसिकल है, ये वेसिकल्स, ये ब्लड वेसल, और ये अमाइनो एसिड्स इसमें रीएब्सॉर्ब कर देगा, ठीक है।
लास्ट है अमाइनो एसिड्स अपने ब्लड वेसल्स में मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन अपना डन हो गया। इतनी चीज़ें ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में होती है। अब आते हैं अपन ट्यूबुलर सिक्रीशन में। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, चलो ट्यूबुलर सिक्रीशन में सबसे पहले अपने पास होता है, मान लो कि बनाता हूँ, ये अपना पीसीटी हो गया। ठीक है, ये अपना इंटरस्टिशियल सेल हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपने पास समझ लो ग्लूटामिन अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, ये ग्लूटामिन अमाइनो एसिड है, इसका होता है डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन, ठीक है, यहाँ लिख देता छोटा सा, डी अमाइनेशन, बेकार लग रहा है, डी अमाइनेशन हुआ। ठीक है, डी अमाइनेशन मतलब अमाइनो एसिड्स का अमाइनो ग्रुप में टूटना। ठीक है, अब इसमें अपने पास पहला कंपोनेंट ये आता है, 2 अमाइनो ग्रुप प्लस H2 जो कि अपना अमोनिया बनाता है NH4। ठीक है, NH4 हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, दूसरा ये रिड्यूस हुआ और दूसरा पार्ट होता है ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडाइज होकर बनाता है अपना ऑक्सीडाइज होकर एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो जो अपना अमाइन ग्रुप है ना वो ल्यूमन में जाता है। ल्यूमन में जाने के बाद क्या बोलते हैं अपना कि जो अपना H2CO3 HCO3 आयन्स आए थे ना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन से, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट हुआ था, तो वो इसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, बेसिकली जो पूरा ग्लूटामिन साइकिल है ना, जैसे एक O2 से हुआ, एक H2 से हुआ, ये पूरा क्यों होता है पता है? अपना जो HCO3 आयन है और क्लोराइड आयन है, ये दोनों के पीएच को बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर अपना ब्लड वेसल्स में पीएच 7.3 से घटेगा तो ये डीअमाइनेशन होगा ग्लूटामिन का, ताकि अपना पीएच मेंटेन रहे 7.3 पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर बताओ कि भाई डीअमाइनेशन ऑफ ग्लूटामिन क्यों होता है, तो इसीलिए होता है क्योंकि अपना ब्लड का पीएच मेंटेन नहीं रहता है, ब्लड का पीएच ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए डीअमाइनेशन होता है। या फिर अगर ऐसा पूछेगा कि भाई हाउ वी विल मेंटेन आवर ब्लड पीएच, तो अपन बोलेंगे भाई डीअमाइनेशन ऑफ ग्लूटामिन। ठीक है, और दूसरी चीज़ है फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन में, ये ना ब्लड वेसल से आती है। ठीक है, ग्लूटामिन ब्लड वेसल से आता है, इसके लिए इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। और फिर जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे CO2 बन गया, अमोनिया बन गया, जो भी बन गया, ये अपना पीसीटी में डाल के यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। दूसरे सिक्री ये पूरा प्रोसेस एटीपी के बेसिस पे होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, दूसरी चीज़ अपने ड्रग्स हो गए। ड्रग्स में हो गए पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स और मेटाट्रेकेट्स। ठीक है, ये तीनों ड्रग्स एटीपी के थ्रू डायरेक्टली रिएब्स हो जाते हैं। ब्लड में है, ब्लड में सब ड्रग्स है, ये डायरेक्ट अपने पीसीटी में आ जाते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पीसी एटीपी यूज़ करके। ठीक है, फिर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए जैसे यूरिक एसिड, बाइल कंपोनेंट्स लगे यूरोब्लिन, यूरोकोब्लिन, ये सब वगैरह वगैरह, जो कि अपने यूरिन को येलो कलर देते हैं, वो भी डायरेक्ट इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये पूरा ये समझ लो कि अपना लीवर से पूरा मेटाबोलाइज होकर आता है। फिर अपना मॉर्फिन हो गया और ऑक्जेलेट आयंस, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल के थ्रू होते हुए पीसीटी में ड्रेन होकर यूरिन से बाहर चली जाती है। ठीक है, यूरिन से आउट हो जाती है। ठीक है, बंदो बहन छोड़।